और वेलकम करने के लिए, उसके लिए भी थैंक यू। तो एक तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं सब लोग जो यहाँ प्रेजेंट हैं उनको वेलकम कर रहा हूँ। चार सर ने भी वेलकम किया है, मैं भी वेलकम कर रहा हूँ कि आज संडे मॉर्निंग है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ आए, और ये आपकी हेल्थ के बारे में आपकी कमिटमेंट को दर्शाता है। कि आज संडे 11 बजे है, आप कहीं भी हो सकते थे, लेकिन आपने प्लान किया कि आज एक एक वेबिनार है, और वो भी मेरे साथ, जिनको आप जानते भी नहीं है, बट आपने टेक ऑन किया कि आज आप इस वेबिनार को मेरे साथ करेंगे। तो ये आपकी कमिटमेंट है, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि आज का गाना था ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो मेरा इनविटेशन है कि जीवन तो चलता ही रहेगा, बट इसको पावरफुली कैसे चला सकते हैं, डिस्पाइट के एक एक ये इशू हम डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसको बोलते हैं थायराइड का इशू बोलते हैं। और उसके बावजूद भी हम अपने जीवन को पावरफुली कैसे चला सकते हैं, आज इसके बारे में हम कुछ रोशनी डालेंगे। और कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं जो हमने ऑलरेडी पकड़ के रखे हुए हैं। हम कहीं से कुछ सुनते हैं, कहीं से कुछ सुनते हैं, और उनको फिर अपना बिलीफ सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और उन्हीं को ही सच मान के बैठते हैं। ऐसे बिलीफ सिस्टम को हम कुछ तोड़ने की कोशिश करेंगे, और जानेंगे कि एक्चुअली ये थायराइड की प्रॉब्लम है क्या, जिससे पूरी इतनी दुनिया जो है डील कर रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो अब सबसे पहले ना, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, पहले हम ना, मेरा क्वेश्चन है कि कितने लोग इस ग्रुप पे हैं जो ये मानते हैं दैट वी हैव एन अनहेल्दी सोसाइटी। ओवरऑल अगर आप अपनी सोसाइटी को देखें, कहीं पे किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, किसी को ब्लड प्रेशर है, मुझे नहीं लगता शायद ही कोई घर होगा जिसके अंदर कम से कम एक आदमी नहीं होगा घर के अंदर जो किसी एक प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहा होगा। आइदर ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगी, हार्ट प्रॉब्लम्स होगी, जॉइंट इश्यूज होंगे, थायराइड इश्यूज होंगे, कैंसर होगा, अल्सर्स होंगे, ट्यूमर्स होंगे। तो हाउ कम वी हैव एन अनहेल्दी सोसाइटी अराउंड अस? कभी आप क्वेश्चन करके देखिए कि आपके अराउंड जो सोसाइटी है, आज हम बोलते हैं मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, मेडिकल साइंस जेनेटिक लेवल पे चला गया, कितने सारे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, बट क्या हम एक हेल्दी सोसाइटी है? तो ये मेरा मेरा ये पैनल में लोगों से क्वेश्चन है। तो आप इसको यस या नो देके चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, क्या हम एक अनहेल्दी सोसाइटी है? फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका कॉज क्या है, क्या ऐसा कारण है कि सोसाइटी अनहेल्दी है। बट मेरा मेरा मैं जानना चाहूंगा पार्टिसिपेंट से कि आपका क्या ओपिनियन है। आप यस या नो लिख के चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आर वी लिविंग इन एन अनहेल्दी सोसाइटी डिस्पाइट ऑल द मेडिकल एडवांसमेंट? सो लेट्स चेक इट। ओके, सो बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं कि हम एक बहुत ही अनहेल्दी सोसाइटी में रहते हैं, और किसी ना किसी के घर में किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई ऐसा है जो बीमार है और हेल्थ चैलेंजेस से डील कर रहा है। तो इसका ना कॉज समझने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, मेरा नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन है। अब कौन इसमें से, ग्रुप में से, ये बताना चाहेगा कि इसका कॉज एक्चुअली है क्या? मैं जानना चाहूंगा कि ग्रुप कहाँ स्टैंड करता है विद रिगार्ड्स टू कि आप क्या जानते हो अनहेल्दी सोसाइटी के कॉज होने के बारे में। तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आपके हिसाब से इसका कॉज क्या है, और एक वर्ड में लिख सकते हो कि इसका कॉज क्या है। उज्जैन सर ने बोला है अनहेल्दी फूड्स, राकेश जी ने बोला है लाइफस्टाइल। तो आई वांट सम मोर पीपल टू शेयर, आपके हिसाब से कॉज क्या है। और ये कोई आईआईटी का एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फील फ्री, बी बोल्ड, हिम्मत दिखाएं, कुछ आंसर लिखें। हमारा लाइफस्टाइल और हमारे अनहेल्दी फूड्स। ओके, तो समथिंग एल्स मैं और भी, सो यू कैन रिप्लाई द सेम आंसर आल्सो। पार्टिसिपेट, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। आपकी तरफ से कुछ पार्टिसिपेशन आएगा तो प्रोग्राम इंटरेस्टिंग बनेगा, आपके लिए भी इंटरेस्टिंग बनेगा। ओके, प्रभाकर जी ने बोला है अन हार्मोनी इम्बैलेंस। ओके, गुड, इस पर भी बात करेंगे, हार्मोनी इम्बैलेंस में आज ही बात करेंगे। मैं नोट करता हूं, एंड ऑफ द प्रोग्राम से पहले हमें हार्मोनी इम्बैलेंस पे बात करनी है। ओके, ओके, चेंज नेचर। ओके, ये आई डेंट फॉलो, बट इसको भी देखते हैं। चेंज नेचर से क्या मतलब है? वंशिका जी, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज नेचर? तो राइट समथिंग। मतलब मौसम का बदलना। ओके, ओके, स्लीपिंग डिसऑर्डर। शाहजहानंद जी ने बोला स्लीपिंग डिसऑर्डर। शाहजहानंद जी, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी मैं नोट कर रहा हूं, इसके ऊपर भी कुछ रोशनी डालेंगे।
कि लेकिन समझने की जरूरत है, स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है ना वो अनहेल्थ होने का कॉज नहीं है। स्लीपिंग डिसऑर्डर के पीछे भी कोई कॉज है जिसकी वजह से स्लीपिंग डिसऑर्डर है। मतलब ये बीमारी नहीं है स्लीपिंग डिसऑर्डर। इसके पीछे कोई अंडरलाइंग रूल्स कॉज है, इसके पीछे कोई कारण है जिसकी वजह से स्लीपिंग डिसऑर्डर है। ओके, किसी ने बोला मौसम का बदलना और वेदर चेंज, तो वंशिका जी, वेदर चेंज भी एक कॉज नहीं है, इसके पीछे भी एक कॉज है जिसकी वजह से वेदर बदलते ही तबीयत खराब हो जाती है। वो भी, इस पे भी रोशनी डालेंगे। गुड, थैंक यू। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आंसर दिए, उनका बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ना अब अंडरलाइंग कॉज देखते हैं, और बहुत सारे लोगों ने वो शेयर भी किया। अंडरलाइंग कॉज ऑफ व्हाई वी हैव एन अनहेल्दी सोसाइटी इज फूड एंड लाइफस्टाइल। जो आप खाना खाते हैं और जो आप लाइफस्टाइल जीते हैं। बट मैं हमेशा एक क्वेश्चन करता हूं, अगर ये आपको ऑलरेडी पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो अनहेल्दी है, और आपको ऑलरेडी पता है कि हम ये लाइफस्टाइल जीते हैं ये अनहेल्दी है, तो फिर ये आप क्यों करते हैं? तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, कि ये चीज नहीं खानी। आप बाजार निकलते हैं, आपको भूख लगती है, समोसे की रेडी दिखाई देती है, आप जाते हैं समोसे की रेडी पे, आप समोसा खा लेते हैं, आपको भूख लगी है। क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा क्यों होता है, ये जानने के बावजूद भी। मैं अपनी लाइफ से शेयर कर सकता हूँ ऐसा क्यों होता है। सपोज करो, और मैं ऐसा जीवन अब जीता नहीं, बट एक टाइम था मैं भी ऐसा जीवन जीता था कि मैं कुछ काम से निकला हूँ, 2 बज गए और मुझे बहुत भूख लग रही है, और मेरे सामने एक मैं कहीं से भी कुछ नहीं खाता, मैं बहुत फेमस दुकानों से खाता हूँ जहाँ जो मेरी फेवरेट होती है, और मेरे सामने एक समोसे की दुकान आई है जो बहुत फेमस है। फॉर एग्जाम्पल, पकौड़ों की दुकान आई है, बहुत फेमस है सरोजनी नगर में, दिल्ली के अंदर। और मैं यहाँ से नेहरू प्लेस की तरफ जा रहा हूँ, और रास्ते में मुझे पता है पकौड़ों की दुकान है, और मुझे 2 बज गए, मुझे पता है मुझे भूख भी लग गई है, और मैं पकौड़े की दुकान पे रुकता हूँ और खाना खा लेता हूँ, पकौड़े खा लेता हूँ ये जानते हुए कि ये इस टाइम पे मुझे नहीं खाने चाहिए। उसका भी एक कॉज है। मैं क्यों खाता हूँ, कौन शेयर करेगा? या आप क्यों खाते हैं, क्यों, कौन शेयर करेगा? ग्रुप में से कोई भी शेयर करो कि आप ये जानते हुए भी एक चीज अनहेल्दी है उसको क्यों खा लेते हैं जब आपको भूख लगती है। तो एक वर्ड में लिख सकते हैं कि ये जानते हुए ये चीज अनहेल्दी है, आप उसको क्यों खा लेते हो। ओके, मंजू जी ने बोला मन करता है। ओके, और जैन जी ने बोला क्रेविंग होती है। ओके, भूख मिटाने के लिए। वेरी गुड। तो अब इसको समझते हैं कि एक्चुअली वो आप इसलिए खा लेते हो क्योंकि आप एक जीवन शैली जीते हो, जिस जीवन शैली में आप ओवरफेड हो और अंडर न्यूट्रिशन हो। इसका मतलब खाने की कोई कमी नहीं है, बट वो खाने में पौष्टिकता की कमी है। और जब शरीर ना भूख से पहले पौष्टिकता देखता है, तो अगर आपने खाना ऐसा नहीं खाया जो आपके शरीर के लिए पौष्टिक है, तो शरीर थोड़ी देर के बाद आपको फिर बोलेगा मुझे भूख लग गई है, क्योंकि शरीर पौष्टिकता मांग रहा है। तो क्रेविंग उसका अंडरलाइन कॉज नहीं है, मन करता है उसका अंडरलाइन कॉज नहीं है, वो आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है, जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि मुझे भूख लग गई है, आपने जो मुझे खाना दिया था वो पौष्टिक नहीं था, आपने रात को जो पार्टी करी, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, अल्कोहल कंज्यूम किया, मुझे वो नहीं चाहिए था। आपने मुझे दिया, मैंने यूज किया, कंज्यूम किया, बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरा पौष्टिक खाना कहाँ है? और जब शरीर आपसे पौष्टिक खाना मांगता है, आप उसको फिर से कोई चीज दे देते हो जो पौष्टिक नहीं होती, इसलिए आपका मन करता है, इसीलिए आपको बार बार भूख लगती है, इसीलिए आप ऑफिस में बैठते हैं और 3 बार चाय मांगते हैं, 4 बार चाय मांगते हैं, आपके एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं, आप चाहते हैं हमारे को चाय मिले जिससे टेम्पररी हमारे को एनर्जी लेवल मिले, हमारे को कॉफी मिले, वो कोल्ड कॉफी हो सकती है, हॉट कॉफी हो सकती है, और ये कॉफी आपको कुछ घंटों के लिए, ये खाना, चाय, बिस्किट, कॉफी, नमकीन आपको कुछ घंटों के लिए एनर्जाइज करता है। शरीर फिर बोलता है मेरा पौष्टिक खाना कहाँ है, आप फिर से उसको चाय देते हैं, और इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। और ये सारा अंडरलाइन कॉज है एक अनहेल्दी सोसाइटी का, और ये उन लोगों पे भी एप्लीकेबल है, बहुत सारे वो लोग जो सोचते हैं कि हम हेल्दी खाना खाते हैं, और ये उन लोगों पे भी एप्लीकेबल है, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं हम हेल्दी तो खाते हैं लेकिन कभी कभी गुलाब जामुन खाते हैं, उन लोगों पे भी एप्लीकेबल है। तो कभी कभी
कभी कभी गुलाब जामुन, साल में एक बार गुलाब जामुन नहीं होता, लोगों का कभी कभी गुलाब जामुन एक हफ्ते में एक बार गुलाब जामुन होता है, क्योंकि कभी वो गुलाब जामुन हो जाएगा, कभी वो आइसक्रीम हो जाएगी। तो मोस्टली जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, वो कभी कभी के नाम पे बहुत कुछ खाते हैं, और इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन है इसको ठीक कैसे करना है इसको। अब इसी के अंदर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको हम आज उठाएंगे, उसको बोलते हैं थायराइड प्रॉब्लम। और थायराइड भी मल्टीपल तरीकों के होते हैं, थायराइड प्रॉब्लम कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। आज जिस थायराइड के इशू को हम उठाएंगे उसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं। हाइपोथायराइड होने का मतलब यह है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे उसके अंदर से जो हार्मोन निकलता है, इस थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो स्लो डाउन हो गई है, और अब वो आपका थायराइड का हार्मोन कम बना रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट और नीड के वजह की, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट और नीड है उससे वो कम बना रहा है, और इसको बोलते हैं स्लो थायराइड। मतलब वो थायराइड काम करने में स्लो हो गया है। और ये हमें कैसे पता चलता है कि आप को कुछ इश्यूज आते हैं, वो इश्यूज पे हम अभी बात करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ब्लड टेस्ट लिखवाते हैं, वो ब्लड टेस्ट आपका आता है तो आप उसमें देखते हैं कि आपकी T4 जो वैल्यूज हैं वो कम हुई हैं, और TSH की वैल्यूज बढ़ी हुई हैं। तो TSH जो है एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन के पीछे होता है, ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है। ये TSH हार्मोन बनाता है। ये TSH हार्मोन हमारे थायराइड हार्मोन को बोलता है कि थायराइड का हार्मोन बनाओ। और अगर थायराइड का हार्मोन थायराइड नहीं बना रहा पूरी मात्रा में, तो TSH अपनी वैल्यूज बढ़ा देता है और ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये एक कम्युनिकेशन है आपके थायराइड हार्मोन को ज्यादा काम करने के लिए। तो जब TSH की वैल्यूज बढ़ जाती हैं, तो उससे हमें यह समझ में आ जाता है कि थायराइड हार्मोन अब कम काम कर रहा है, जिसके लिए TSH को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी को कोई बात बोल रहे हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, अब आपको अपनी बात सुनाने के लिए उसके ऊपर चीखना पड़ रहा है। तो आपका थायराइड ग्लैंड आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की बात नहीं सुन रहा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड चीख चीख कर TSH बनाकर थायराइड हार्मोन को बोल रहा है ज्यादा काम करो, तुम काम कम कर रहे हो। और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसमें होता क्या है, एक अंडरलाइन प्रॉब्लम बताता हूं। ये प्रॉब्लम लेडीज में, आदमियों नीरज से। सर, सॉरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नीरज सर, वो थोड़ा माइक को मुंह की तरफ कर दे, कुछ लोगों का व्हाट्सएप आ रहा था कि हाँ, यस सर, थैंक यू। ओके, तो ये प्रॉब्लम जो है ना, लेडीज में आदमियों के गुना 8 गुना ज्यादा होती है। और उसको भी देखेंगे अभी कि ये 8 गुना ज्यादा क्यों होती है। मैं आप अगर किसी, मतलब हम किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं थायराइड के लिए, आप नोटिस करेंगे वहां मेन कम होते हैं और विमेन ज्यादा होती हैं। तो कुछ कारण है जिसकी वजह से ये विमेन वहां पे ज्यादा होती हैं। उसमें से एक कारण है विमेन का हार्मोन एस्ट्रोजन। विमेन जो है वो एस्ट्रोजन डोमिनेटेड बॉडी है, मेन जो है वो टेस्टोस्टेरोन डोमिनेटेड बॉडी है। इस वजह से आदमियों की दाढ़ी निकलती है, औरतों की दाढ़ी नहीं निकलती। तो एस्ट्रोजन जब बॉडी में बढ़ जाता है तो थायराइड इश्यूज आ सकते हैं। और एस्ट्रोजन क्योंकि आदमियों में नहीं होता है, इस वजह से आदमियों को ये इश्यूज कम आते हैं, और लेडीज को ये इश्यूज ज्यादा आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जब थायराइड प्रॉब्लम होती है, तो थायराइड जब स्लो डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या क्या होता है बॉडी में। और अगर इस ग्रुप में किसी को थायराइड के इश्यूज हैं, तो उनको ये ऑलरेडी पता होगा, जब बॉडी में थायराइड के इश्यूज होते हैं तो बॉडी में सारे फंक्शंस स्लो डाउन हो जाते हैं। थायराइड स्लो डाउन होने से डाइजेस्टिव फायर स्लो डाउन हो जाती है, इसको बोलते हैं जठर अग्नि। जठर अग्नि जब स्लो डाउन होएगी तो खाना नहीं पचेगा, और जब खाना नहीं पचेगा तो अनपचे खाने से गैस बनेगी। इसका मतलब है अगर आप थायराइड इश्यूज से डील कर रहे हो तो चांसेस हैं आपको बहुत गैस बनती होगी। जरूरी नहीं है, सब पेशेंट्स के सिम्टम सेम नहीं होते, बट ये एक सिम्टम है कि आपकी गैस का अंडरलाइन कॉज आपका थायराइड है। थायराइड का अंडरलाइन कॉज क्या है अभी हम देखेंगे। तो क्योंकि गैस बनती है, तो इस तरह के लोग फिर अक्सर क्या करेंगे, गैस की गोली खाएंगे। तो अब गोली, एक थायराइड की गोली की वजह से, थायराइड की गोली चलते हुए अब गैस की गोली भी जुड़ जाएगी, क्योंकि आप गैस के सिम्टम्स से डील कर रहे हो।
और वो गैस के सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? जठर अग्नि कमजोर होने की वजह से। और जठर अग्नि क्यों कमजोर है? क्योंकि थायराइड फंक्शन कमजोर है। दूसरा, बॉडी में सारी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, नेल्स की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, हेयर की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, चीजें बॉडी में जो भी ग्रो करनी है वो स्लो हो जाएगा। सेल की रेप्लिकेशन स्लो हो जाएगी। आपकी बॉडी हर 6 महीने में नए सेल्स बनाती है, सेल्स की रेप्लिकेशन स्लो हो जाएगी। आपके सेल्स का जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो डाउन हो जाएगा। वो स्लो डाउन क्यों हो जाएगा? कि बॉडी की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो स्लो डाउन हो जाएगी। जब बॉडी की, ये ऐसे है बिल्कुल कि समझ लो आपकी गाड़ी एवरेज कम देगी तो ज्यादा पेट्रोल पिएगी, तो आपकी शरीर की गाड़ी जो है ना वो पेट्रोल पीना कम कर देगी, ग्लूकोज का इस्तेमाल कम कर देगी। जब वो ग्लूकोज का इस्तेमाल कम कर देगी तो आपकी बॉडी की एवरेज खराब हो जाएगी। और जब ग्लूकोज का इस्तेमाल कम होगा तो कम एनर्जी बनेगी। जब कम एनर्जी बनेगी तो आप टायर्ड फील करोगे। जब आप टायर्ड फील करोगे तो मोस्टली लोग बोलते हैं, मोस्टली विमेन ये बोलती हैं जब उनको हाइपोथायराइडिज्म इश्यूज होते हैं, आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ। ये बहुत बड़ी बात है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू समबडी। किसी को ये सुनना, ये बोलना, ये मतलब आदमी, मेन जो है ना इस इश्यू को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते जिस एक्सपीरियंस से women have to go through when they are dealing with hypothyroidism. And the whole experience that I don't feel like myself, वो एक मेजर डिफरेंस डाल देता है उनके लाइफस्टाइल में, उनके करियर हैंडलिंग में। हाउ यू हैंडल योर करियर, हाउ यू हैंडल योर किड्स, आप बच्चों को कैसे देखते हो, फैमिली को कैसे देखते हो। विमेन have a bigger role to play. That's how the society works. Women have a bigger role to play. वो ज्यादा मेहनत करती हैं, ज्यादा एफर्ट डालती हैं फैमिली को हैंडल करने में। कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ है, बेटी है, बीवी है, they have a bigger role to play in the family. And when they don't feel like themselves, it's a huge issue. It impacts everybody. फैमिली में हर आदमी को इम्पैक्ट करता है, बच्चों को इम्पैक्ट करता है, पेरेंट्स को इम्पैक्ट करता है। अब आपने ये समझा होगा कि जब थायराइड स्लो डाउन होता है तो सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है। फिर आप हेयर इश्यूज से भी डील कर रहे होगे, आप बॉडी वेट से भी डील कर रहे होगे, वेट बढ़ जाएगा आपका। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसके अब आगे बढ़ के देखते हैं क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। ठीक है, ये अब इसका ना थोड़ा सा और टेक्निकल समझाऊंगा ताकि आपको ना, जो लोग थायराइड इश्यू से डील कर रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपको गाड़ी चलानी आती है और आपको रेडिएटर चेक करना आता है या आपको देखना आता है कि ऑयल कितना है इंजन के अंदर, तो कहीं आपकी जो जर्नी है ना वो इजी हो जाती है। कहीं आप अटकते हैं तो आप गाड़ी खोल के देख सकते हैं मेरे रेडिएटर में पानी है कि नहीं, या मेरे इंजन में ऑयल बराबर है कि नहीं है। तो कुछ नॉलेज, आज का जो ये इवेंट है ना, ये ट्रीटमेंट का इवेंट नहीं है। मतलब हम आपको कहीं भी ये नहीं सिखा रहे कि थायराइड को ठीक कैसे करना है, कहीं भी हम ये नहीं सिखाएंगे कि थायराइड को क्योर कैसे करना है, बट ये एक एजुकेशनल इवेंट है। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने जीवन शैली में क्या बदलाव ला सकते हो, आप कैसे जान सकते हो कि आप किस चीज से डील कर रहे हो खुद। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, थायराइड, देखो टीएसएच ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड को हार्मोन बनाने के लिए बोलता है। थायराइड ग्लैंड 2 प्रकार के हार्मोन बनाता है, एक हार्मोन को बोलते हैं T4, एक हार्मोन को बोलते हैं T3। 80% जो T4 है वो थायराइड हार्मोन में बनता है और 20% T3 भी थायराइड हार्मोन में ही बनता है। जो 80% T4 थायराइड हार्मोन में बनता है वो लीवर पे जाता है T3 में कन्वर्ट होने के लिए। कहने का मतलब है आपका जो T4 इनएक्टिव हार्मोन है और T3 एक्टिव हार्मोन है। कहने का मतलब है आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म को तेज रखता है हार्मोन, वो फाइनली एक्टिव हार्मोन होता है जिसको T3 बोलते हैं, और T3 हार्मोन T4 से ही बनता है। तो पहले आपका थायराइड हार्मोन T4 बनाता है, फिर लिवर उस T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और 80% हार्मोन जो है T3 वो लिवर में बनता है, 20% थायराइड में बनता है। दोबारा से बोल रहा हूं, थायराइड 2 हार्मोन बनाता है, T4 T3। T4 80% लिवर में बनता है और T4 80% थायराइड में बनता है और 20% T3 थायराइड में बनता है। 80% जो थायराइड में बना हुआ T4 है वो लिवर पे जाता है और T3 में कन्वर्ट होता है। इस तरह से हम 100% T3 पूरा करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है
कि जैसे मैं शुरू में शेयर किया, हम अब थायराइड का अंडरलाइन कॉज देखेंगे। अभी हमने इसको समझ लिया कि T4 थायराइड हार्मोन, T4 और T3 का क्या फंक्शन है, शरीर में कौन क्या चीज बनाता है। अब हम समझेंगे इसमें गड़बड़ क्या हो जाती है। तो थायराइड को समझने के लिए ना सबसे पहले समझना पड़ता है एड्रीनल को। अभी तक तो हमने थायराइड समझ लिया, अब एड्रीनल समझते हैं। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर होता है, और उसका काम होता है एड्रीनल हार्मोन्स बनाना। एड्रीनल हार्मोन क्या होते हैं? एड्रीनल हार्मोन आपका स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि आप पूरे दिन में स्ट्रेस से कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, आप सुबह उठते हैं, आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये भी एक स्ट्रेसफुल इवेंट है शरीर के लिए। शरीर को उठते ही सडनली लगता है अरे ये क्या शुरू कर दिया इस इंसान ने, ये तो थोड़ी डिफिकल्ट एक्टिविटी है, इसके अंदर थोड़ी ब्रेन को एनर्जी चाहिए, इस एक्टिविटी में थोड़ी हार्ट को एनर्जी चाहिए। तो जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एड्रीनल्स हमारे ब्रेन को बोलते हैं हार्ट की स्पीड बढ़ाओ। ब्लड सप्लाई ब्रेन को बढ़ती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि वो एक स्ट्रेस एक्टिविटी होती है। तो ये तो हो गई फिजिकल स्ट्रेस एक्टिविटी। फिजिकल स्ट्रेस एक्टिविटी क्या हुई? आप उठे, दौड़े, भागे, चले, एक्सरसाइज करी, सीढ़ी ऊपर चढ़े, तो बॉडी आपकी फिजिकली स्ट्रेस हुई। इसको बोलते हैं फिजिकल स्ट्रेस। और ये फिजिकल स्ट्रेस को बॉडी कंट्रोल कैसे करती है? एड्रीनल हार्मोन्स के थ्रू। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपका एड्रीनल हार्मोन है जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करता है। तो जब भी आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, जब भी आप किसी से कोई सीढ़ी चढ़ेंगे, कुछ काम करेंगे, कोई धक्का लगाएंगे, किसी चीज को उठाएंगे, तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करेगी, जो कि ब्रेन को ब्लड फ्लो तेज करेगा, हार्ट को ब्लड फ्लो तेज करेगा, और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा अगर वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है। सपोज आपने डिसाइड किया 5 फ्लोर पैदल ऊपर जाना है एक बिल्डिंग के अंदर, तो आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ेगा उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए। और ये सारा आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, आपको बचा के रखने के लिए। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो आपकी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो आपको सेव करता है। तो एड्रीनल्स अब समझते हैं कि ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में क्या गड़बड़ हो जाती है कि थायराइड खराब हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को ये अभी तक थायराइड और हार्मोन नहीं समझ में आया, थायराइड और एड्रीनल्स, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं नॉट अंडरस्टैंड, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अभी ग्रुप में कोई है जो समझना चाहता है। क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे तो ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। नॉट अंडरस्टैंड, तो अभी तक किसी ने नहीं लिखा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि सबको ये अभी तक फंडामेंटल समझ में आ गए कि हार्मोन, थायराइड का हार्मोन T4 प्रोड्यूस करता है और एड्रीनल का हार्मोन कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहले ना स्ट्रेस समझ लेते हैं कितने टाइप के हैं। 3 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है फिजिकल स्ट्रेस, जो अभी हमने बात करी, सीढ़ी चढ़ना, एक्सरसाइज करना, योग करना, सामान उठाना, भागना, कहीं जाना, बहुत ज्यादा पैदल चलना, मॉर्निंग वॉक करना, ट्रेडमिल के ऊपर भागना, जिम में जाना, ये सब फिजिकल स्ट्रेस है। और इसको हैंडल करने के लिए आपके जो एड्रीनल हार्मोन्स हैं वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं एड्रीनल हार्मोन्स बढ़ते हैं, जब आप सीढ़ी चढ़ के बैठ जाते हैं एड्रीनल हार्मोन्स घट जाते हैं। चैप्टर क्लोज, नो प्रॉब्लम। दूसरा है इमोशनल स्ट्रेस। अब ये एक प्रॉब्लम से ना विमेन आदमियों से ज्यादा डील करती हैं। इमोशनल स्ट्रेस आदमियों को भी होता है, बट अगर हम डेटा देखें तो लेडीज को ज्यादा होता है। क्योंकि लेडीज की, मैंने जैसे बताया, जिम्मेवारी, वो अपने जीवन में जिम्मेवारी बहुत सारी चीजों में कुछ आदमियों से ज्यादा उठा लेती हैं। वो काम भी करेंगी, जॉब पे भी जाएंगी और फैमिली भी हैंडल करेंगी, तो जिम्मेदारी ज्यादा उठा लेती हैं। और वो जब ज्यादा जिम्मेवारी उठाने का मतलब है ज्यादा इमोशन, और ज्यादा इमोशन का मतलब है ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस। और ये एक स्ट्रेस है जिसका स्विच ऑफ नहीं होता। फिजिकल स्ट्रेस का स्विच ऑफ हो जाता है। आप जिम गए, एक्सरसाइज करी, घर वापस आए, फिजिकल स्ट्रेस का स्विच ऑफ हो गया, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस का स्विच ऑफ नहीं होता। आप सुबह काम पे जाएंगे,
उसके बाद काम करके घर आओगे, घर आके घर के काम करोगे, जब बेड में लेटोगे तब भी आपका स्विच ये ऑफ नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के लिए। और जब ये स्विच ऑफ नहीं होगा तो एड्रीनल्स कोर्टिसोल बनाते जाएंगे। तो जब रात को बेड लेटने के बाद आपके कोर्टिसोल का स्विच ऑफ होना चाहिए था, वो सारी रात चलते रहता है। और जब वो सारी रात चलेगा तब स्लीपिंग डिसऑर्डर आएंगे, इसको हम एड्रेस कर रहे हैं। तब हार्मनी का इम्बैलेंस होगा, और जब वो सुबह आप उठोगे तब भी वो स्विच ऑफ नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए ये स्विच तो 15 साल से ऑफ नहीं हुआ। तो 15 साल से पहले आपके बॉस ने कुछ बोला, वो सुई अभी तक अटकी हुई है। 15 साल पहले आपके रिश्तेदार से कुछ अनबन हुई, वो सुई अभी तक अटकी हुई है। तो वो इमोशनल स्ट्रेस का स्विच आज भी ऑफ नहीं हुआ। तो ह्यूमन बींग्स में इमोशनल स्ट्रेस का स्विच बहुत सारे लोगों के लिए कभी ऑफ नहीं होता, और जानवरों में ये स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि जानवरों में, बहुत सारे जानवरों में बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस नहीं होता। शेर हिरन के पीछे भागता है, और भागने के बाद जब हिरन हाथ नहीं आता तो 3 दिन तक शेर पेड़ के नीचे बैठ के रोता नहीं है कि हिरन हाथ नहीं आया। लेकिन इंसान रो सकता है, इसलिए इंसान का स्विच ऑफ नहीं होता। और इस पे ही काम करने की जरूरत है। इससे पहले कि आप कोई थायराइड का ट्रीटमेंट करें, आपको अपने फिजिकल स्ट्रेस देखने हैं, आपको अपने इमोशनल स्ट्रेस देखने हैं। अब लास्ट स्ट्रेस आया, केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस वो होता है जो आपके जीवन में प्लास्टिक है, आपके जीवन में केमिकल्स हैं। आपके जीवन में कितने केमिकल्स हैं? जमीन पे पोछा केमिकल का लगता है, बर्तन केमिकल से धुलते हैं, आपके कपड़े केमिकल से धुलते हैं, आप अपने शरीर पे केमिकल्स लगाते हैं, आप अपने बालों में केमिकल्स लगाते हैं, आप केमिकल्स खाते हैं, आप पेस्टिसाइड्स खाते हैं। आपकी गेहूं, मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूं, इस ग्रुप में 5% से ज्यादा लोग नहीं हैं जो धुली हुई गेहूं खाते हैं। तो जो पेस्टिसाइड किसान ने गेहूं के ऊपर छिड़का है, वो सारा पेस्टिसाइड आपके पेट में जा रहा है, बिना धुली गेहूं के। आप किसी भी ब्रांड का आटा ले लें, कोई ब्रांड अपनी गेहूं नहीं धोती, क्योंकि अगर वो धोते होते तो उस पर एडवर्टाइज किया होता 5 रुपए पर केजी लगता है गेहूं को धोने में। तो जो 5 रुपए किलो खर्चेगा, वो 5 रुपए महंगा आटा देगा, और उसके ऊपर लिखेगा दिस व्हीट हैज बीन थॉरोली वॉश्ड। तो आपको केमिकल कहां से आते हैं? आपकी आप देखिए, सब्जी आप धुली हुई खाते हैं, चावल आप धुले हुए खाते हैं, फ्रूट्स आप धुले हुए खाते हैं, लेकिन गेहूं आप बिना धुली खाते हैं। आप इमेजिन, इट्स लाइक कि आपने एक हिट की स्प्रे खरीदी, अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर स्प्रे करी, और फिर वो फ्रूट एंड वेजिटेबल खा लिए। इससे फर्क नहीं है वो। हाउ मेनी पीपल आर सरप्राइज्ड एट लिसनिंग टू दिस? इसमें आप ना कमेंट बॉक्स में वाओ लिख सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं आप सरप्राइज्ड हैं कि नहीं है, कि आप बिना धुली गेहूं खाते हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो आपके थायराइड हार्मोन को खराब करती है। वाओ इन द चैट बॉक्स। बस 2 ही लोग सरप्राइज्ड हुए हैं। तो कैसी फीलिंग आती है अब सोच के? अब सर धीरे धीरे सब लोग हो रहे हैं, मतलब मैं सही बताऊं, रियली ये देख के लगा कुछ लोग शायद सरप्राइज हुए। एक्सपीरियंस आपने अनम्यूट का ऑप्शन तो खोले नहीं है। रियली सर मैं दिल से सरप्राइज हूं कि कितना जबरदस्त। हम पहले गोटी या किसी चीज भागना शुरू कर देते हैं, क्या खाएं ना खाएं। आज आपने वो पॉइंट टच किया ना जो हम लोगों को ध्यान से देखना है कि हम स्विच ऑफ किए कि नहीं इमोशनल स्ट्रेस का। क्यों स्विच ऑफ सर? किए कि थैंक नहीं यू किए? सर, कंटिन्यू करें। ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि मतलब आप इसको इस तरह से इमेजिन कीजिए, आप बाजार से लाए फ्रूट, आप बाजार से लाए वेजिटेबल, उसको आपने धोया, अपने डेस्क पे रखा, और उस पर हिट की स्प्रे मार दी, और अब आप उसको खा गए। सुखाने के बाद कैसा साउंड करेगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं हमारी लाइफ में, फिजिकल। अच्छा, डिओड्रेंट एक बहुत बड़ा केमिकल स्ट्रेस है, कॉस्मेटिक्स एक बहुत बड़ा केमिकल स्ट्रेस है, वो क्या बोलते हैं, केराटिन। बहुत सारे ट्रीटमेंट आते हैं ना, ये वाला ट्रीटमेंट बालों का, वो वाला ट्रीटमेंट, 1999 रुपए का ट्रीटमेंट, 2999 रुपए का ट्रीटमेंट, बालों का कलर, स्किन के ऊपर क्या करवाते हैं जा सर, वो स्किन के ऊपर जो
टैटू टैटू बनवा लेते नहीं हैं नहीं, टैटू नहीं, फेस के ऊपर जो फेशियल अच्छा, करवाते हैं, हाँ हाँ फेशियल का हाँ ट्रीटमेंट, वो हाँ सब क्या है? मतलब आप कोई मतलब झाड़ से पपीता काट के मुंह पे लगा रहे हो, उसके ऊपर लिखा है गोल्ड ट्रीटमेंट, और वो गोल्ड के नाम पे आपको मिलता क्या है? लेटेस्ट केमिकल मिलते हैं लैब में रिसर्च किए हुए, ठीक है? तो नॉट मैनी पीपल रियलाइज ऑल केमिकल ट्रीटमेंट्स डजंट मैटर, उस पर नेचुरल लिखा है, उस पर सेफ लिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आपके शरीर के केमिकल्स हैं। और मेरे गुरुजी बोलते हैं जो चीज आप खा नहीं सकते उसको आप स्किन पे मत लगाइए। एक सिंपल रूल है, जिस चीज को आप खा नहीं सकते और आपने उसको स्किन पे लगाया है तो वो सामान केमिकल है, चाहे उस पर जो मर्जी लिखा हो। अगर आप नारियल का तेल स्किन खा सकते हैं तो आप नारियल का तेल स्किन पे लगा सकते हैं, ये एक बेसिक रूल है। अब उसके बाद आप कुछ भी लगाना चाहें, कोई भी ट्रीटमेंट करवाना चाहें, अगर वो प्रोडक्ट को खोल के आप चम्मच से ऐसे नहीं खा सकते तो वो केमिकल है, और वो केमिकल सीधा आपके ब्लड में जाता है, सीधा। आपकी स्किन पोरस है, आपकी स्किन के अंदर से चीज अंदर जाती है। हमने लोगों का ट्रीटमेंट किया है, ऐसे लोगों का जो डेथ बेड पे हैं, और हमने उनको मसाज करके डेथ बेड से बाहर निकाला है। इतना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि स्किन के थ्रू न्यूट्रिशन भेजना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग खाना नहीं खा सकते, इतने बीमार हो जाते हैं कि भाई वो उठ भी नहीं सकते और उनके पेट में कुछ नहीं जा रहा और हमारे पास लास्ट कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हम उनकी मसाज करवाते हैं और वो न्यूट्रिशन स्किन के थ्रू उनकी बॉडी में भेजते हैं। आप जो केमिकल्स अपनी बॉडी पे लगाते हैं धोने के लिए, लगाने के लिए, वो सब आपके ब्लड में जा रहे हैं, और वो सब आपका लीवर हैंडल करता है। लीवर का काम है उन केमिकल्स को बाहर निकालना। वो ब्लड में तैरते नहीं रह सकते, वो आपके ऑर्गन्स को खराब कर देंगे। लिवर उनको आइडेंटिफाई करता है और इमीडिएटली बाहर निकालता है कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, इसको बाहर निकालो। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं अंडरलाइन कॉज क्या है थायराइड प्रॉब्लम का। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर सपोज एक हिरन के पीछे एक शेर भाग रहा है, तो भागते हुए हिरन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा काम कर रहा होगा? भागते हुए हिरन का, जो बहुत डरा हुआ है, जो बहुत स्ट्रेस में है, ऐसे हिरन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करेगा? उस वक्त बॉडी का क्या फोकस होएगा? हिरन को बचाना है। हिरन के ब्रेन का फोकस क्या होगा? मुझे अपनी जान बचानी है, या जो मैंने सुबह घास खाई थी उसको हजम करना है। तो आप इसमें ना 1 और 2 लिख सकते हैं। 1 ये है कि मुझे अपनी जान बचानी है, और 2 है कि मुझे सुबह जो घास खाई थी उसको हजम करना है। बॉडी की क्या प्रायोरिटी है? आप लिख सकते हैं 1 या 2। 1 है जान बचाना और 2 है घास को हजम करना। हिरन की उस वक्त क्या प्रायोरिटी होगी? 1। बहुत सारे लोगों ने बोला 1। इसका मतलब यह है कि जब हिरन भाग रहा है और स्ट्रेस पोजीशन में है, कॉर्टिसोल के लेवल्स अप पे हैं, तब बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम का के ऊपर पूरा फोकस छोड़ के सारी ब्लड सप्लाई हिरन के ब्रेन को, हार्ट को और मसल्स को देगी। करेक्ट? जो लोग समझते हैं करेक्ट वो लिखें करेक्ट। कि बॉडी उस वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ के, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो पेट है, इंटेस्टाइन्स हैं, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, जो आपका लिवर के हार्मोन्स हैं, उनको नहीं ब्लड सप्लाई देके सारी ब्लड सप्लाई हार्ट को देगी, सारी ब्लड सप्लाई ब्रेन को देगी, सारी ब्लड सप्लाई मसल्स को देगी। तो बहुत सारे लोग इसको करेक्ट समझते हैं। इसका मतलब है जब भी कॉर्टिसोल के लेवल्स अप हो जाएंगे और बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन, मैं जान के क्रॉस बना रहा हूं। जब बॉडी स्ट्रेस्ड होगी डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन होएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? कौन बताएगा सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? अब ये ट्रिक क्वेश्चन है, ग्रुप में कौन बताएगा डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? नहीं जा साहब आप मत बताना, किसी नए इंसान को बताने दो। पुराने लोग मत बताएं, अगर इसमें 2-3 लोग पुराने, 2-4 लोग पुराने हैं ना, वो मत बताएं। डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है जो कि शट डाउन हो जाएगा पूरी तरह, क्योंकि वो सिस्टम भी शट डाउन होगा। चैट बॉक्स पे लिखें, सही बोल रहे हैं सर, इससे ना आपको नॉलेज का पता चलेगा। गलत भी होगा क्या दिक्कत है, हाँ, लिखिए गलत होगा तो पे। कोई बात नहीं। जब आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई हो गए, हाँ, कुछ आना आंसर स्टार्ट हो गया सर। ओके ओके ओके, मैं बताता हूँ। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपका थायराइड सिस्टम कंट्रोल करता है। yes. आपके स्टमक को आपका थायराइड कंट्रोल कर रहा है।
थायराइड तो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना, किसकी मेटाबॉलिज्म कितनी होगी, आपकी स्टमक की लाइनिंग की मेटाबॉलिज्म क्या होगी, आपकी मसल्स की मेटाबॉलिज्म क्या होगी, आपकी इंटेस्टाइन्स की मेटाबॉलिज्म क्या होगी, इसका कंट्रोल थायराइड के हाथ में है कि वो सेल्स को पूरी तरह ऑक्सीजन मिले, आपके इंटेस्टाइन्स के सेल्स को पूरी ऑक्सीजन मिले, आपके इंटेस्टाइन्स के सेल्स को वो पूरी तरह एनर्जी बनाए, तभी तो वो सिस्टम काम करेगा। तो थायराइड सिस्टम कंट्रोल करता है आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो जब हिरन भाग रहा होता है और स्ट्रेस में होता है, उस पॉइंट पे उसका थायराइड सिस्टम शट डाउन हो जाता है, उसका एड्रीनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसका सोल पर्पस होता है हिरन को बचाना, हार्ट को सप्लाई देना, ब्रेन को सप्लाई देना। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि एड्रीनल सिस्टम और थायराइड सिस्टम में एक टाइम में एक ही सिस्टम काम करता है? जब एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, दूसरा स्लो डाउन होता है। जब थायराइड सिस्टम काम करता है और आपकी डाइजेस्टिव पावर, आपकी जठर अग्नि, आपकी हाजम करने की एबिलिटी अप होती है, उस वक्त स्ट्रेस हार्मोन का कोई काम नहीं होता। तो जब डाइजेस्टिव पावर अप होती है तो कॉर्टिसोल का बहुत ज्यादा काम नहीं होता, तब स्ट्रेस हार्मोन्स का बहुत ज्यादा काम नहीं होता, और सिस्टम एकदम नॉर्मल होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है और खाना हजम कर रहा होता है। बट एक कैच है इसके अंदर। कैच ये है कि आपका जो स्विच वाला सिस्टम है ना, कौन सा वाला, ये इमोशनल स्विच वाला सिस्टम, ये तो ऑफ ही नहीं होता। और जब ये इमोशनल स्ट्रेस का सिस्टम ऑफ नहीं होगा तो थायराइड ठीक काम करेगा ही नहीं। और जब ये खराब होता है तो आप ट्रीटमेंट थायराइड का कराते हैं, एड्रीनल का कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाता। कितने लोग जानते हैं सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं? जो लोग जानते हैं वो यस लिखें। देखिए ग्रुप पे इस वक्त है 34 पीपल, मेरे को 34 यस चाहिए क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर यस है। कितने लोग जानते हैं सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं? वेरी गुड। अब अगर सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं तो आप अलग अलग चीजों के अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों करवाते हैं? थायराइड का अगर सोल्यूशन अपनी लाइफ में करना है तो सबसे पहले दो स्ट्रेस को आपको हैंडल करना है। कौन से दो स्ट्रेस को? इमोशनल स्ट्रेस को और केमिकल स्ट्रेस को, क्योंकि ये दोनों आपके हाथ में है। आप सीढ़ी चढ़ना तो बंद नहीं कर सकते, एक्सरसाइज करना तो बंद नहीं कर सकते, कहीं जाना तो बंद नहीं कर सकते, उठना बंद नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप इमोशनल स्ट्रेस बंद कर सकते हैं? क्या आप ये सोचना बंद कर सकते हैं कि 20 साल पहले मेरी सास ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला था? ये थोड़ा इमोशनल टॉपिक है, इसको ज्यादा नहीं उठाते जा सर, ठीक है, बट दैट्स व्हाट आई मीन। ये ठीक है। तो इमोशनल स्ट्रेस तो आपके हाथ में है। you cannot, my guru always tells me, you cannot stop thinking, but you can decide कि किस थॉट को अहमियत देनी है और किस थॉट को नहीं देनी, ये आपके हाथ में है। सोचना, अगर मेरे को किसी बात का गम है तो वो गम के मुझे थॉट्स आ रहे हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उस थॉट्स को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि नहीं दे रहा, ये मेरे हाथ में है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ये एक लाइन लोगों का जीवन बदल देती है कि आपके थॉट्स आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उन थॉट्स को इंपॉर्टेंस देना आपके हाथ में है। किन लोगों को इस पे वाव मिला है कि थॉट्स को इंपॉर्टेंस देना मेरे हाथ में है? जिन लोगों को इस पे वाव मिला है वो मुझे वाव दें। आप क्या सोचते हैं आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपने सोचा है उसको इंपॉर्टेंस देनी है कि नहीं देनी, ये आपके हाथ में है। ठीक है। तो जब आप अपनी थॉट्स को इंपॉर्टेंस का डिसीजन अपने हाथ में लेंगे तो आपको इमोशनल स्ट्रेस कम होगा। ठीक है। अब आ जाओ केमिकल स्ट्रेस, ये भी आपके हाथ में है। कौन से केमिकल से बर्तन धो रहे हैं, कौन से केमिकल से साबुन से कपड़े धो रहे हैं, कौन से केमिकल से टॉयलेट साफ कर रहे हैं, कौन से एयर फ्रेशनर्स आप लगा रहे हैं, कौन से केमिकल बॉडी पे लगा रहे हैं, कौन से केमिकल से पोछा लग रहा है, कौन से फेशियल ट्रीटमेंट्स आप करवा रहे हैं, कौन से नए एक्सपेंसिव केमिकल बेस्ड सोप से आप नहा रहे हैं, ये आपके हाथ में है। जब आप ये चीजें कम करेंगे, दो चीजें कम करेंगे, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स भी गिरेंगे। और ये जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट्स अ प्रैक्टिस। मी टेलिंग यू दिस डजंट मेक अ डिफरेंस। यू विल गो होम, यू विल स्लीप ओवर इट, लाइफ में गो ऑन द सेम वे।
तो आज का इनविटेशन है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हम हर संडे मिलते हैं, हम हर संडे एक वेबिनार करते हैं। फिर आइएगा, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आइएगा। देखिए, जो आदमी प्रॉब्लम लेके आएगा ना, उसी से पता चलेगा उसने प्रैक्टिस की कि नहीं की। आप प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स वेलकम है, ठीक है। बट ये याद रखिएगा, जब जब आपके एड्रीनल तेज चलेंगे, तब तब आपका थायराइड काम नहीं करेगा। अब इसके अंडरलाइन कॉजेज और देखते हैं। और अंडरलाइन कॉजेज क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यू आर ओवर फेड, खाना बहुत खाते हैं, न्यूट्रिशन नहीं है खाने में। बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, पास्ता खा लिया, मोमोज खा लिए, चाउमीन खा ली, गोलगप्पे खा लिए, जहां खड़े हुए चाट पापड़ी खा ली। और जरूरी नहीं है सब लोग ये खाते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी खाते हैं। शादी में चले गए, शादी में सब कुछ खाया, फ्रूट की पहली प्लेट सर लेकर कुल्फी की लास्ट प्लेट तक सारी चीजें खाई। बाय द वे, मैं भी ऐसे करता था किसी जमाने में। तो मैं तो पहली प्लेट से आखिरी प्लेट जाता था, इसीलिए तो मुझे पता है। तो जिसने किया होगा उसी को तो पता होगा। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप करते हैं और मैंने नहीं किया। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई मेडिकल इशू नहीं है जो जो इस ग्रुप में, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हैं जो इस ग्रुप में लोग डील कर रहे हैं, मैंने डील किए हुए हैं अपनी लाइफ में, और मैं उनमें से बाहर निकला हूँ। बिल्कुल यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मेरी लाइफ हिस्ट्री है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरा नेचुरोपैथी का, हेल्थ का बैकग्राउंड नहीं है। मैंने लाइफ, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, पहली चीज। दूसरा, एक वायरस होता है, इसको बोलते हैं एप्स्टीन ब्रार वायरस। इस बारे वायरस के बारे में बड़े कम लोग जानते हैं, कोई बात नहीं करता, कोई बताता नहीं। ये वायरस आपके और मेरे शरीर में, मेरे भी शरीर में हमेशा प्रेजेंट होता है। और कुछ लोगों में थायराइड की खराबी इस वायरस की वजह से भी होती है, और ये भी एक स्ट्रेस इवेंट होता है, इस वायरस का एक्टिवेट होना। रिमेंबर, अंडरलाइन कॉज जो है ना, वो स्ट्रेस है। शरीर स्ट्रेस्ड हो जाता है वायरस से, स्ट्रेस में थायराइड खराब करता है, ठीक है। एप्स्टीन ब्रार वायरस बहुत सारे थायराइड्स का कॉज है। इसको आगे और समझेंगे बेहतर, इसके ऊपर पूरा एक वेबिनार बन सकता है एप्स्टीन ब्रार वायरस के ऊपर। नेक्स्ट, ग्लूटेन सेंसिटिविटी। आप सब कुछ खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, और घर की रोटी की भी बात कर रहा हूं मैं। घर में जो आपकी रोटी बनती है बिना घी की, बिना चुपड़ी हुई रोटी खाते हैं ताकि मेरा वेट ना बढ़े, मैं उस रोटी की बात कर रहा हूं। वो रोटी से आप ग्लूटेन सेंसिटिव हो सकते हैं और आपको पता ही नहीं होगा। ग्लूटेन सेंसिटिव होने का मतलब कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है कि मैं ग्लूटेन सेंसिटिव हूं, तो मेरा पेट खराब होगा तब मुझे पता लगेगा कि मैं ग्लूटेन सेंसिटिव हूं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां ग्लूटेन सेंसिटिविटी इज द कॉज ऑफ बैकएक, ग्लूटेन सेंसिटिविटी इज अ कॉज ऑफ माइग्रेन, ग्लूटेन सेंसिटिविटी इज अ कॉज, पैर ठंडे हो जाते हैं ना कुछ लोगों के, रात को बेड में लेटते हैं, गर्मियां होती है लेकिन पैर ठंडे होते हैं, ग्लूटेन सेंसिटिविटी इज द कॉज ऑफ कोल्ड फीट। तो आप ग्लूटेन सेंसिटिव हो सकते हैं और आप अपने सारे ट्रीटमेंट्स कर रहे होंगे लेकिन ग्लूटेन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे। ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक बड़ा कॉज है थायराइड फंक्शन के स्लो डाउन होने का। नेक्स्ट, पुअर लाइफस्टाइल तो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया। अब सबसे बड़ी चीज, फैटी लीवर। अब आप बोलेंगे थायराइड के फंक्शन में फैटी लीवर का क्या काम है? देखिए, थायराइड का ग्लैंड T4 हार्मोन बनाता है, और T4 हार्मोन लिवर में जाके T3 बनता है। तो इसका मतलब आपको एक्टिव T3 हार्मोन तभी मिलेगा जब आपका लीवर स्ट्रांग होगा। अगर आपका लिवर फैटी हो जाएगा तो वो T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं करेगा, और जब T3 कन्वर्ट नहीं होगा तो थायराइड के इश्यूज आएंगे। तो थायराइड के इश्यू, लोग समझते हैं थायराइड इश्यू मतलब थायराइड ग्लैंड खराब हो गया है। ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है। थायराइड, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको ऐसे समझिए। आपकी गाड़ी के टायर बार बार घिस जाते हैं क्योंकि गाड़ी की सस्पेंशन खराब है। तो आप सस्पेंशन ठीक कराएंगे कि गाड़ी के टायर बार बार बदलेंगे? तो अगर आप सोचते हैं सस्पेंशन ठीक करानी चाहिए तो आप चैट बॉक्स में सस्पेंशन लिखें, और अगर आपको लगता है कि गाड़ी के टायर बार बार बदलने चाहिए तो आप और चैट बॉक्स में टायर लिखें। मैं देखना चाहता हूं आपको क्या समझ में आया। अगर आपकी गाड़ी की सस्पेंशन खराब होने से आपके टायर घिसते हैं तो आप टायर बार का सेट हर 2 महीने के बाद नया टायर का सेट लगाएंगे, या आप सस्पेंशन को ठीक करेंगे? वेरी गुड, लोगों ने बोला हम सस्पेंशन को ठीक करेंगे। तो अगर आपका थायराइड का ग्लैंड ठीक काम नहीं कर रहा है तो आप एड्रीनल्स पे काम करेंगे, लिवर पे काम करेंगे, या थायराइड को ठीक करने की कोशिश करेंगे?
That is the mistake most people are doing. All they are doing is fixing the thyroid, fixing the thyroid, fixing the thyroid. Whereas you have to start working on adrenals, you have to start working on stress, you have to start working. आपको देखना मेरा लीवर तो फैटी नहीं है. अगर आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, फैटी लीवर वैसा का वैसा खड़ा होगा और आप थायराइड का ट्रीटमेंट करते करते थक जाओगे और उसके बाद भी एक ही लाइन बोल रहे होगे, आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ. इट डजंट मैटर विच पिल यू आर टेकिंग. पिल आप लीजिए, डॉक्टर ने बोला एडवाइस लीजिए, डॉक्टर ने जैसा बोला कीजिए, वो उसका डोमेन है. बट मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने ये बोलना बंद कर दिया है दैट आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ? एंड दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली एजुकेटिंग यू हियर. हम यही सिखा रहे हैं आपको. थायराइड का ट्रीटमेंट थायराइड को ठीक करना नहीं है. अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आप बार बार हर 2 महीने में टायर बदल रहे हो तो बेवकूफ कौन है? कौन है बेवकूफ? तो खैर, अब मेरी तरफ मत देखो, ठीक है? तो अब समझने की, ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया कि थायराइड फंक्शन का क्या है और इसमें फैटी लिवर का बहुत बड़ा रोल है. नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा आज का प्रॉब्लम रेडिएशन. मैं इस वक्त बैठा हूं, मेरे पीछे राउटर लगी है, आपके पीछे भी राउटर लगी होगी, आपके सामने मोबाइल पड़ी होगी, मेरे आगे भी मोबाइल पड़ी है. आप रेडिएशन से घिरे हुए हो. आपके हर जगह पे सिग्नल्स हैं. कहीं पे टीवी के सिग्नल्स आ रहे हैं, कहीं पे रेडियो के सिग्नल्स आ रहे हैं, कहीं पे वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं. और वाईफाई के सिग्नल तो आपके घर के अंदर पहुंचे हुए हैं, आपकी पॉकेट में है वाईफाई के सिग्नल्स. आप रेडिएशन से घिरे हो और आपको पता भी नहीं है. और आप पोल्यूशन से घिरे हुए हो. पोल्यूशन तो पता भी है, रेडिएशन नहीं पता है. रेडिएशन एक स्ट्रेस इवेंट है. आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड आउट होती है रेडिएशन से. आप 6 घंटे मोबाइल पे बात करते रहते हैं, देखते रहते हैं, मोबाइल के ऊपर काम करते रहते हैं, वो एक स्ट्रेस इवेंट है. आपको रिलैक्स नहीं करने देता. 10 बजे मोबाइल पे बैठ के आप कुछ भी यूट्यूब गूगल करेंगे तो वो एक स्ट्रेस इवेंट है, आपको रेस्ट नहीं करने देगा. अगर आप 2 बजे रात तक बैठ के मोबाइल के ऊपर काम करते हैं तो आप 2 तरीकों से स्ट्रेस्ड आउट हैं. नंबर 1, आप जगे हुए हैं, कॉर्टिसोल चल रहा है, स्ट्रेस हार्मोन्स बन रहे हैं. नंबर 2, आप उस पॉइंट पे आपका थायराइड हार्मोन बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा और आप उठ के क्या करते हैं, फ्रिज में जाते हैं, आइसक्रीम निकालते हैं और खा जाते हैं. कितने बजे? रात को 1:30 बजे. वो एक स्ट्रेस इवेंट है. और ऊपर से आप रेडिएशन से भी घिरे हुए हैं, और ऊपर से आप ब्लू लाइट से भी घिरे हुए हैं. जिस डिवाइस पे आप काम कर रहे हैं वो ब्लू लाइट है. जितना आंखों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आंखों को न्यूट्रिएंट चाहिए. आपकी आंखें बिना न्यूट्रिएंट के काम नहीं कर सकती. सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है कि आप आंखों से काम लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं. 6 घंटे मोबाइल पे दिन में, 6 घंटे रात को मोबाइल पे आप लेते जाएं और न्यूट्रिएंट के नाम पे आप आइसक्रीम खिला देते हैं, पिज्जा बर्गर पास्ता खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं. वो आंख ज्यादा दिन चलेगी नहीं. इट इज अ न्यूट्रिएंट इंटेंसिव एक्टिविटी. योर मोबाइल, watching your mobile is a nutrient intense activity. It requires nutrition and on top of that you have radiation. ठीक है? अब सवाल है, बहुत कुछ तो डरा दिया, ये तो बहुत कुछ दिखा दिया आज आपको. अब करना क्या है? आगे बढ़ते हैं. कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को बोलते हैं सिंथेटिक थायरोक्सिन. सिंथेटिक थायरोक्सिन क्या करता है? T4 हार्मोन को रिप्लेस करता है. आपकी बॉडी T4 हार्मोन, आपका थायराइड T4 हार्मोन नहीं बना रहा, जिसकी वजह से आपको T4 हार्मोन बॉडी में नहीं है. तो हम क्या करते हैं? T4 हार्मोन की एक गोली खा लेते हैं. वेरी सिंपल. और वो T4 हार्मोन की गोली, आई वांट यू टू गो एंड आस्क अ पेशेंट कि लास्ट टाइम जिसने T4 हार्मोन की गोली खाई थी उसकी बंद कब हुई. मैं बंद करने को बोल नहीं रहा, लेकिन मैं इसको बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर रहा हूं कि वो कब बंद होगी. वो 25 मिलीग्राम से 50, 50 से 62, 62 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150. एंड व्हाट यू विल कीप ऑन सेइंग, आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ बिकॉज देयर इज नो हेल्थ इन द पिल. गोली में कोई सेहत नहीं है. ठीक है? अब एक सिस्टम है जो आपकी मदद कर सकता है, वो है नेचुरोपैथी. और मैं उस सिस्टम में एक्सपर्टीज करता हूं और मैं अभी तक मोस्टली आपको वो ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं. अब वो सिस्टम क्या है उसको देखते हैं. पहले तो मैं चाहूंगा, ये मेरा नंबर है
9313629701 एंड आई एम अवेलेबल। मैं धरती के लिए अवेलेबल हूँ, प्लैनेट के लिए अवेलेबल हूँ, ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हम, क्योंकि आप, वी आर 35 पीपल, वी आर ऑन अ ग्रुप। मैं चाहूंगा आपके प्रॉब्लम्स आए, आपके सिम्टम्स आए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आप इस नंबर को ऐड कीजिए। जहाँ सर ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, इस पे हम एक ग्रुप बना देंगे। ये मैं 35 ग्रुप लोग, का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ सर। हाँ, ये 35 लोग इस ग्रुप पे रह सकते हैं। कंसल्टेशन इज अवेलेबल। you are not dependent on just one way of working in your life. Consultation is available. आप ग्रुप पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, अपने इश्यूज डाल सकते हैं। हम जितना हो सकेगा उनको रिजॉल्व करेंगे। हो सकता है आपकी क्वेरी किसी और की क्वेरी हो, आपका क्वेश्चन का आंसर किसी और की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे। दैट्स हाउ ग्रुप डायनेमिक वर्क्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जहाँ सर शेयर कर रहे हैं और आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई एम गिविंग यू 3 to 5 minutes to join the group and then we'll continue. Thank you. मैंने लिंक शेयर कर दिया है, मंजू झा के उस पे है, तो मतलब आपके सामने है, प्लीज उसको शेयर करें सो दैट कि हम लोग वाकई नीरज सर के साथ मिलके ना कि ये एक अपने आप को हेल्दी कैसे रखें मैं उस पे। मैं 2 और मिनट के लिए ऑफलाइन जाऊंगा, then I'll come back. हाँ, नहीं मैं सर आपको, मैं रियली नीरज सर को थैंक्स बोलूंगा। पता नहीं जब तक नीरज सर आ नहीं रहे तब तक मैं मतलब एक तरह से बोलूंगा कि वाकई आज जो इन्होंने दिया ना, वाकई कितना बारीकी से चीजों को समझाया। और मैं अपना एक्सपीरियंस तो बता रहा हूँ, मेरा बीपी अब नॉर्मल हुआ था, मुझे पता भी नहीं था कि सिर्फ रोटी की वजह से वो, जबकि मैं प्लान कर रहा था कि अब ना कुछ पील्स लेना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मतलब बहुत दिनों से बीपी अब नॉर्मल चल रहा है और इसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं। बहुत सारे फ्रेंड्स थे वो बोले नजरअंदाज मत करो, बट जब सर ने बोला एक काम करो रोटी छोड़ो, अब मैं हैरान हूं कि मतलब रियली, और थोड़े टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है, बाद में सर से बहुत सारा चीज समझा जो आज आप लोग देख पा रहे हैं। सोचे हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि सर समझा पा रहे हैं, हम लोग, हमारे पास ऐसे हैं जो हमें एडवाइस कर रहे हैं, और हम लोग रियली ब्लेस्ड हैं कि अपने अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स का, सबका हेल्थ ठीक रखेंगे। तो मतलब और वाकई आप लोगों का जो पेशेंस है वो देख के बहुत अच्छा लगता है। इस इंफॉर्मेशन को आप अपने साथ रखें प्लीज सर। So good, thank you. I'm back. तो थैंक यू सो मच। अप्रोक्सीमेटली अभी 35 लोग हैं, 35 लोगों में से 14 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो जिन्होंने ज्वाइन किया है मैं उनको भी एक्नॉलेज करता हूँ, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको भी एक्नॉलेज करता हूँ। उनके लिए हमेशा फ्यूचर में हम कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी लाएंगे। तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप लिंक आपके पास है, जब आपका मन हो तब आप ज्वाइन करें। बाकी यू आर फ्री, ज्वाइन करना है नहीं करना वो आपका डिसीजन है। हमारी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो वन ऑफ द सॉल्यूशंस, इफ यू आर, अच्छा कितने लोग हैं इस ग्रुप में जो हाइपोथायराइडिज्म से डील कर रहे हैं? मैं जानना चाहूंगा। वी आर 35 एंड आई वांट टू नो हाउ मेनी पीपल आर डीलिंग विद हाइपोथायराइडिज्म। So you can type yes in the chat box and we'll know. सहजानंद सिंह जी ने पूछा है कि इंटरनेट और फोन को अवॉइड करना तो बहुत इंपॉसिबल है, तो क्या करें? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ग्रुप में यस किसी ने दिया, अच्छा दिया है, 2 लोगों ने यस दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम तो एक भी होएगा उसको भी सर्व करेंगे। तो दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग ग्लूटेन फ्री। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, मैं ये बोल रहा हूँ ग्लूटेन फ्री होके देखें। तो इसका ऐसा नहीं है कि मैंने आपको, ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन वो एक प्रोटीन होता है जो रोटी और आटे में पाया जाता है। तो क्योंकि आटे में पाया जाता है तो वो सिर्फ रोटी में नहीं है, वो बिस्किट में भी है, सूजी में भी है। वो बिस्किट, सूजी, दलिया, उपमा, हर वो चीज जो गेहूं से बनी है उसमें ग्लूटेन पाया जाता है। और कुछ थोड़े अमाउंट का ग्लूटेन जौ में भी पाया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम जौ खा लें, तो जौ के आटे में भी कुछ हद तक ग्लूटेन होता है, उतना नहीं होता जितना गेहूं में होता है। तो एक सोल्यूशन है कि आप ग्लूटेन फ्री जाएं, और पूरी लाइफ के लिए नहीं, आप कुछ टाइम के लिए ग्लूटेन फ्री जाके उसका इम्पैक्ट देखें अपनी बॉडी के ऊपर, क्या असर होता है, आप कैसे फील करते हैं। सीधम किसी भी दुनिया में ना सबसे जो बड़ा टेस्ट है ना वो है हाउ यू फील। इससे बड़ा कोई टेस्ट नहीं है। आपकी लैब रिपोर्ट्स क्या दिखा रही हैं, उससे बड़ा टेस्ट है हाउ यू फील।
और हाउ यू फील कभी फिक्स्ड नहीं है। कोई आदमी कभी बोल देगा, एक्स एक्शन पे बोल देगा आई फील बेटर, और दूसरा आदमी एक्स उसी एक्स एक्शन पे बोल देगा आई डोंट फील बेटर। तो देयर इज नो फिक्स्ड रूल। सो वन ऑफ द थिंग्स, इसमें से कुछ चीजें आपके लिए काम करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। जब नहीं करेंगी उसको वो अगला लेवल होगा। तो सबसे पहली चीज, आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप ग्लूटेन फ्री जाने की कोशिश करें, और फिर आप क्या फील करते हैं वो ग्रुप में शेयर करें। ये ग्रुप इसीलिए है ताकि हमें पता लगे। आपने वहां बोला ओके आई एम प्लानिंग टू गो ग्लूटेन फ्री, अगर आपको वो भी नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं कि मैं ग्लूटेन फ्री के लिए क्या क्या करूं, इसीलिए ये ग्रुप बना है, ठीक है। और आप ग्लूटेन फ्री जाते हैं तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए कि आप ग्लूटेन फ्री जाने के बाद आपकी बॉडी पे क्या इंपैक्ट हुआ, आपको क्या फील हुआ। वो दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट है, आपको क्या फील हुआ, ठीक है। सेकंड स्टेप, आप मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, लेकिन आप केमिकल से दूर रह सकते हैं। आप बर्तन धोने वाला केमिकल हटाएं। अब बर्तन धोने वाला केमिकल मुझसे बहुत टाइम तक हटा नहीं था, तो हम क्या करते थे, बर्तन धुले हुए को धो के इस्तेमाल करते थे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेड धो के गई है और मेड ने जितना धोया है उतना ही धोया है, उसके ऊपर अगर थोड़ा भी साबुन लगा होगा तो वो पेट में जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप केमिकल नहीं भी, बर्तन धोने वाला साबुन नहीं भी चेंज करते तो बिना धोए कोई भी बर्तन यूज ना करें, ठीक है। और भी केमिकल से दूर हटने का तरीका है, पोछा किस केमिकल से लगाते हैं, बाथरूम के अंदर कौन से केमिकल हैं, क्या बोलते हैं, एयर फ्रेशनर कौन से यूज करते हैं, बॉडी पे कौन से केमिकल्स लगाते हैं। बॉडी पे दो चीजें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और वो भी हम केमिकल फ्री यूज करते हैं। मेरे घर में जो यूज होता है वो होता है विंटर्स में अपना कोकोनट ऑयल, और समर्स में एलोवेरा। और मैं कोशिश करता हूँ मैं एलोवेरा का जेल नहीं यूज करूँ, क्योंकि एलोवेरा का जेल में भी उसको जेल बनाने के लिए कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं स्किन के लिए एलोवेरा का जूस यूज करूँ। अगर फेशियल्स करने हैं तो नेचुरल घर की चीजों से करें, बाहर भी करवाने हैं तो कोशिश करें बाहर भी नेचुरल चीजों से करवाएं। पैकेज्ड फूड से दूर रहें, एक सोल्यूशन ये भी है, इसमें मेंशन नहीं है। पैकेज्ड फूड, एनीथिंग दैट हैज बीन मेड बाय अ कॉर्पोरेशन, कोई कॉर्पोरेशन है, कोई कंपनी है जिसने कोई खाना बनाया है और पैक करके आपके सामान घर में पहुंचा रहे हैं, उस खाने से दूर रहें। वो आपके हाथ में है। आपने पूछा था ना मोबाइल मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है मोबाइल। मैं अभी आपके सामने बैठा हूं तो मैं रेडिएशन से मैं भी गिरा हुआ हूं, लेकिन जब मैं न्यूट्रिएंट रिच खाना खाऊंगा, केमिकल से दूर रहूंगा, ग्लूटेन फ्री खाना प्रैक्टिस करूंगा, तो उतना इंपैक्ट मेरी बॉडी में नहीं होगा। और बॉडी पे अगर कुछ गलत इंपैक्ट होता है ना, तो आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग है, खुद को ठीक करती है। कब ठीक करेगी? जब आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिएंट इंटेंसिव प्रोग्राम चाहिए आपको अपनी लाइफ में। जी हाँ सर। मैं सर एक चीज बोलना चाह रहा था, बारिश हमारे हाथ में नहीं है लेकिन छाता हमारे हाथ में है। बहुत अगर बढ़िया। छाता साथ रखे तो बारिश से बच जाएंगे, बारिश तो होना ही है चाहे बिल्कुल हम इसी कुछ तरह, करें। ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्ट्रेस रिड्यूस करना है, योग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम तो बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस को कम करने का। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसका बड़ा टाइम वेट नहीं कम हुआ, हम काम करते रहे, वेट नहीं कम हो रहा, वेट नहीं कम हो रहा, वेट नहीं कम हो रहा। मैंने उनको बोला कि आप ना जब रोटी बना रही हो ना और किचन में काम कर रही हो, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, ठीक है। जब रोटी बना रही हो ना तो डीप ब्रीदिंग करें। और कहाँ से करें? स्टमक से। छाती से ब्रीदिंग नहीं करें, स्टमक से ब्रीदिंग करें। जब आप स्टमक से ब्रीदिंग करते हैं ना, वो ब्रीदिंग डिफरेंट होती है। और जब आप स्टमक से ब्रीदिंग करते हैं वो रिलैक्स होता है, क्योंकि जब आप स्टमक से ब्रीदिंग कर रहे हैं आप एड्रीनल्स को मूव करते हैं। एड्रीनल मतलब किडनी वाले पोर्शन को मूव करते हैं। लोम अनुलोम में हम क्या करते हैं? एब्डोमेन को मूव करते हैं। जब हम सांस लेते हैं हम एब्डोमेन से सांस लेते हैं। योग में हमेशा बोलते हैं छाती से सांस मत लो, पेट से सांस लो, ठीक है ना। योग के अंदर एब्डोमेन को हिलाते हैं। तो मैंने उनको बोला उतना टाइम ना आप बस सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो एब्डोमेन से, और उनका 2 किलो वेट कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि मैंने उनके स्ट्रेस लेवल्स कम किए। वो उतना टाइम रोटी बनाते हुए क्या सोचती रहती थी? घर के बारे में, काम के बारे में, बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, कपड़े नहीं धुले। तो उस टाइम उतने टाइम वो स्ट्रेस्ड आउट रहती थी। तो 2 घंटे की वो जो एक्टिविटी थी ना, मैंने उसमें से उनका स्ट्रेस निकाल दिया। ये आपके हाथ में है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिगेस्ट सपोर्ट दैट यू कैन टेक अ हर्ब सपोर्ट। हर्ब सपोर्ट भी अवेलेबल है और उसके बारे में हम बात करेंगे। बट ये याद रखिएगा, हाइपोथायराइड को हील करना इवेंट नहीं है, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। आप ये नहीं बोल सकते मैंने अच्छा 5 दिन ये काम कर लिया मेरा थायराइड तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे नहीं होएगा। वो खराब होने में कितने साल लगे? तो अगर खराब होने में आपने 5 साल 10 साल लगाए, ठीक होने में भी तो कुछ टाइम दो, होगा, ठीक भी होगा। लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं,
कोई मेडिकेशन की बात नहीं कर रहे, कोई दवाई की बात नहीं कर रहे, हम लाइफस्टाइल चेंज करने की बात, ये जितने भी आपको चेंजेस बताएं ये लाइफस्टाइल है और ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये प्रोसेस नहीं है, ये एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हर्ब सपोर्ट में एक चीज जो हम बहुत हाईली रेकमेंड करते हैं वो ये एक जो चीज हम रेकमेंड करते हैं हर्ब्स में, उसको बोलते हैं हेमोहिम, ठीक है। ये स्लो थायराइड के अंदर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, इसको बोलते हैं हेमोहिम। इसके आज हम कुछ टेस्टिमोनियल भी शेयर करना चाहेंगे। जी मंजू जी से एक टेस्टिमोनियल दो जरा। हाँ सर बिल्कुल, बस कनेक्ट करवाते हैं। मैम प्लीज आप कनेक्ट हो जाओ। मंजू जी अपने अच्छा वो हमने सॉरी मंजू मैं जी के साथ काम किया था और हाँ। मैं चाहूंगा कि उसका वो खुद ही शेयर करें। अनम्यूट का ऑप्शन दिया, हाँ अब कनेक्ट। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार सर। हाँ मैम शेयर करो, क्या हुआ, कैसी गई जीवन, क्या किया, क्या प्रॉब्लम थी? सर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी और आप जो जो बताया है परेशानियां मुझे होती थी। जी। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उनके गाइडेंस से उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज करवाया, कई सारी चीजें बताई जिसको फॉलो करने के बाद अब मैं बहुत खुद को फिट महसूस कर रही हूँ। और पहले थकान होती थी कि वॉक भी मेरा छूट गया था और अब मैं 5 किलोमीटर वॉक भी करती हूँ। जी बहुत बढ़िया। मैं आप सबसे यही कहूंगी कि मेरा दावा, अगर आप नीरज सर से जुड़ जाते हैं तो आपको यहाँ सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अच्छा मंजू जी, हेमोहिम ने कितना रोल प्ले किया, क्या किया आपने हेमोहिम से? बहुत ज्यादा। हिमोहिम आपने सजेस्ट किया था रोज सुबह खाली पेट लेने के लिए, तो सर पहले दिन तो टेस्ट थोड़ा सा उतना जैसा कि आपने कहा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर खाती गई तो अच्छा। और उसके बाद से सारी, और सर एक वो हम लेडीजों का भी जो सर पीरियड होता है वो भी 2-3 महीने से नहीं आ रहे थे, वो भी मुझे शुरू हो गया। जी जी जी। और अच्छा आपने अपने पसीने के बारे में भी कुछ बोला था, पसीना नहीं आता था? यस सर, और पसीना इतना ज्यादा आने लगा था बहुत, ये बोले कि इसका मतलब ये काम कर रहा है। जी मैं ग्रुप से शेयर करना चाहूंगा कि जो जब बॉडी के फंक्शन स्लो होते हैं थायराइड के अंदर तो पसीना आना भी बहुत लोगों को कम हो जाता है और कुछ लोगों को तो 2-2 घंटे तक पसीना आता ही नहीं है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। तो मैंने क्या बताया, हाउ यू फील इज द बिगेस्ट टेस्ट। तो जब मंजू जी को हमको सबसे पहले कैसे पता चला कि मंजू जी एक रास्ते पे है ठीक होने के, क्योंकि मंजू जी ने बोला मेरे को पसीना आना शुरू हो गया है। ये किसी भी टेस्ट से बड़ा रिजल्ट है पसीना आना, कि किसी इंसान को पसीना आना शुरू हो गया। इसलिए इसी से ही हमें पता चल जाता है कि इस इंसान को इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो जासर मैं चाहूंगा कुछ हेमोहिम के बारे में आप बताएं। मैं नीरज सर से सबसे पहले, हेमोहिम से आगे बढ़ने से पहले मैं नीरज सर को थैंक्स करूंगा, क्योंकि अभी आपके सामने जो आई थी मंजू जी वो मेरी जीवन साथी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैं सही बताऊं, मैं वाइफ को सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड मानता हूं अपना। और नीरज सर ने दो जगह मेरे लाइफ को बहुत, एक तो मेरी वाइफ को, दूसरे मेरी मदर को, ये हेमोहिम जो कल भी मैंने अपनी मदर को भेजा। अब आपको मैं हेमोहिम के बारे में बताता हूं जो मैंने नीरज सर से सीखा है। और चूंकि जब गुरु सामने हो तो थोड़ा सा बताने में नर्वसनेस आता है, तो मेरा जो नर्वसनेस हो उसको नजरअंदाज कीजिएगा। बेसिकली क्या होता है, हिमोहिम 3 इंग्रेडिएंट से बना हुआ, तीनों हर्ब इंग्रेडिएंट है। आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है एंजेलिका, दूसरा, तीनों हिमोहिम हर्ब है। और ये हर्ब का एक्सट्रैक्ट करता क्या है, इसका जो सबसे बड़ा काम है, ये हर्ब का एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो एनके सेल्स है, नेचुरल किलिंग सेल्स है, उसको एक्टिवेट करता है। और ये हर्ब एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये हर्ब जो है ना, ये हर्ब कहीं ना कहीं एक तरह से केरी ने रिसर्च करके, ये जो प्रोडक्ट हिमोहिम की बात मैं कर रहा हूं, मैं इस प्रोडक्ट को इतना ज्यादा क्यों अप्रिशिएट करता हूं, रिसर्च प्रोडक्ट है। और जो एक प्रोडक्ट आपकी मदर को और आपकी वाइफ दोनों को ही बहुत हद तक सेव किया हो, तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसका फायदा सिर्फ अपने तक रखूं तो ये स्वार्थ है। मैं लोगों को बताऊं, आगे मानना ना मानना सामने वाले का कॉल है। अब अगर मैं बात करूं हिमोहिम का, ये एनके सेल को एक्टिवेट कर देगा। तो ये जो नीरज सर बता रहे थे ना, बहुत सारा बॉडी का प्रॉब्लम है जो आपको पता ही नहीं है कि कहां से हो रहा है, वो अपने आप उसको कवर अप कर जाएगा। अब अगर जो नीरज सर अभी बता रहे थे कि हम लोग जो हमारा जो इम्यूनिटी का थ्रेट है, वो इम्यूनिटी थ्रेट जो है वो ये है, रेडिएशन का प्रॉब्लम है, जो आप सब फील करोगे, ये सब हम लोग हैं। जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि हमें कोई कैंसर नहीं हुआ, हम ठीक है अभी, अरे हम आज ठीक है, कल ठीक नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। सामने देखिए क्या रीजन क्या है हमारे आसपास, ये सारे चीज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पावर लाइंस है, मोबाइल्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, विजिबल लाइट्स हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, एक्सरेज हो गया, उसके बाद पॉल्यूशन है ही।
तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा तो है नहीं ना कि हम सुबह उठ के पॉल्यूशन कंट्रोल कर लें, तो वहां पे हमारे हाथ में कंट्रोल है कि हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करें, जिसमें हिमोहिम का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब इस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, केरी ने इसको रिसर्च किया है, केरी ने रिसर्च किया, 8 साल समय लगाया। केरी के बारे में बताऊं, आप गूगल करके देखिएगा, कोरिया एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने इस प्रोडक्ट को रिसर्च किया है साउथ कोरिया में। रिसर्च करके ह्यूमन के लिए वो एक तरह से ये हेल्पिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है। इस पे रिसर्च हमारे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी चल रहा है। कहने का मतलब ये एक प्रोडक्ट जो 2 महीना पहले इंडिया में आया, ये हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। कई 2 चीज होता है, पहला सुख निरोगी काया। हम बहुत सारा चीज खर्च करते हैं, बहुत सारा चीज पे हमारा एक्सपेंस रहता है, हमें ना नॉलेज होना चाहिए। कई बार हमें पता नहीं, सोचें अगर संजीवनी बूटी नहीं मिलता तो सुसैन वैद्य भी कहाँ मतलब बचा पाते लक्ष्मण जी को। तो ये एक हिमोहिम जो है एक तरह से संजीवनी बूटी का काम कर रही है, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ के केस में, मदर के केस में, दोनों ही केस में देखा है। तो इसीलिए इसकी अगर मैं बात करूं, ये इसका जो क्वालिटी की अगर बात करें, वीक इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करेगा, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट जो है वो सारा हर्ब से लिया गया है, और 8 साल का रिसर्च है इसका, इसमें लगा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आता है, ये किन लोगों के लिए है? जो लोगों का फिजिकल स्ट्रेंथ वीकनेस फील कर रहे हैं, एथलीट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, फटिक जो जल्दी थक जा रहे हैं, स्टेमिना कवर अप नहीं हो पाता है। कई बार होता है लोग बोलते हैं हम गाड़ी ड्राइव करते करते ना हमें पता नहीं क्या गाड़ी ड्राइव करते करते नींद आ जाती है। आप सोचो कोई आदमी गाड़ी ड्राइव करते करते अगर सो रहा है तो लाइफ रिस्क कितना बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। और वो नींद क्यों आता है, ये मैंने नीरज सर से ही सीखा कि गाड़ी ड्राइव करते हुए या कई बार हम अपने काम करते हुए जो सोते हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की कमी, मतलब न्यूट्रिशन की कमी है, उसकी वजह से होता है। अपने एनर्जी को, जैसे कुछ लोग बूढ़े हैं उनके लिए हेल्प करेगा ये प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी था वो मैंने बता दिया। नीरज सर बैक टू। मेरी बस ग्रुप से ये रिक्वेस्ट है, देखो हम ना, आप हमारे साथ कोई काम करें नहीं करें, ग्रुप पे रहें नहीं रहें, मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल हैं। एज लॉन्ग एज ऑन यू आर ऑन द ग्रुप, आवर सर्विसेज आर अवेलेबल। हम आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए हम आपको देंगे। आप हेमोहेम यूज करेंगे तो भी, अब हेमोहेम यूज नहीं करेंगे तो भी, तो जस्ट बी ऑन द ग्रुप, स्टे विद अस एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, एंड देयर आर नो चार्जेस टू बी ऑन द ग्रुप। इट्स अ सर्विस वी प्रोवाइड टू द कम्युनिटी। ये हमारी तरफ से हमारा योगदान है कम्युनिटी की तरफ। आप हमेशा ग्रुप पे रह सकते हैं, ये लाइफ लॉन्ग ग्रुप है, आपकी मर्जी है, आप रहना चाहेंगे तो भी, नहीं रहना चाहेंगे तो भी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आज यहाँ होने के लिए। हम अगले संडे फिर 11 बजे मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। सर अगले संडे का हम लोग पॉज लेंगे, क्योंकि अगले संडे हम लोग जयपुर रहेंगे। अच्छा, अगले संडे तो एक्चुअली नेक्स्ट संडे, मतलब अगले के बाद जो संडे होगा 11 बजे, उसके लिए हम एक बार ना फिर से ग्रुप से टॉपिक लेते हैं, या अब वो जो ग्रुप हमारा नया बना है वहीं पे आप लोग ना एक तरह से डाल दो जो आप बोलोगे, मतलब जो मैक्सिमम, अब चूंकि वो ग्रुप बन गया, जो मैक्सिमम उसमें आएगा। ऐसे होता है ना कि कई बार वो वहां पे उस ग्रुप में जो आप मैक्सिमम बोलोगे कि भाई इस पे वेबिनार किया जाए, तो मतलब हम लोग कहीं ना कहीं उसमें ना, उस वेबिनार में अगला जो संडे का है, मतलब नेक्स्ट संडे के बाद जो संडे आएगा उसमें हम उसी को लेंगे। क्यों नीरज सर? ठीक है जी। और इसके बाद ना इस 11 बजे इस सेशन को लेंगे, और हमें हर एक से हमारा एडवाइस रहेगा कि आप देखो ना, बहुत अच्छा जो सर ने गाना चलाया था ना, कि वो बांटते रहो, खुशी बांटते रहो, जो आपको चाहिए ना वो बांटते रहो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका शुक्र स्ट्रांग होगा, और वो शुक्र स्ट्रांग करके ना आपके पास धन वैभव जो आप चाहोगे, खुशी सब कुछ आएगा आपके पास। तो इसीलिए मैं चाहूंगा, अच्छा एक बार ग्रुप का लिंक मैं चाहूंगा फिर से शेयर कर दें। मैं चाहूंगा मतलब मैं अभी दोबारा से मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दे रहा हूं, ताकि प्लीज आप लोग जो भी कनेक्ट करना चाहें उसको, इस ग्रुप को जरूर कनेक्ट करें। बस 1 मिनट में शेयर कर रहा हूं। ये लिंक शेयर कर दिया है मैंने। तो जो लोग, चूंकि हमने लिंक इसलिए शेयर किया, सारे का नंबर है हमारे पास, हम नीरज सर का ही एडवाइस था कि नहीं, जो इंटरेस्टेड है उनको शेयर करो, क्योंकि रीजन होता है ना, कई बार लोग चाहते कि नहीं मैं नहीं कनेक्ट करना चाहता हूं, हम उनके साथ भी हैं। तो इससे क्या होगा कि एक ये ग्रुप ऐसा बनेगा जो लोगों को हेल्दी रहने में मदद करे, और अगर हम हेल्दी रहेंगे तो अपने आप पहला सुख निरोगी का है। तो हमने आपको ग्रुप का लिंक शेयर किया है, और साथ में मतलब नीरज सर का जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे
यूट्यूब चैनल पे है। मैं चाहूंगा कोई अगर जैसर आप अगर कनेक्ट है तो यूट्यूब चैनल का भी लिंक शेयर कर दे, या हर यूट्यूब चैनल का भी लिंक शेयर कर दो जिसको आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नीरज सर इस पे बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, छोटा छोटा वीडियो आपको मिलता रहेगा जो कल को आपको हेल्प करेगा आपके ग्रोथ के लिए। क्योंकि देखिए होता है ना कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम आगे जीवन में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हेल्दी इंडिया बनाने का हमारा नीरज सर का एक मिशन है हम सब, और ये मिशन अकेले हमारे से नहीं पॉसिबल होगा। अब मैं चाहूंगा, नीरज सर ने बहुत एफर्ट लिया, अब मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। मैं चाहूंगा कुछ लोगों से ना एक मतलब जरूर अप्रिशिएट करें, पहले तो नीरज सर को अप्रिशिएट जरूर करें, क्योंकि इनका मेहनत देख के मैं रियली बोलता हूँ। हाँ जहाँ सर जिनकी क्वेरीज हो ना वो ग्रुप पे डाल दे। हाँ क्वेरीज जो भी है ना वो ग्रुप पे डाल दीजिएगा। अब नीरज सर वहां आपको ना क्वेरीज सारा डाल मतलब सॉर्ट आउट कर देंगे, तो हम जो ये टाइम क्वेरी में खराब करते वो भी हमारा बच जाएगा और एक आंसर रहेगा हमारे पास। अब मैं चाहूंगा कुछ लोग, संतोष जी प्लीज अनम्यूट करें आप अपने आप को। संतोष सर, अच्छा, या मैं चाहूंगा कोई भी अनम्यूट करके अपना फीडबैक देना चाहते तो जरूर दें प्लीज सर। हाँ अरे हाँ जी, हाँ प्लीज नीरज सर। तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ प्लीज सर बोले। बहुत बढ़िया। और वाकई में हम लोगों का ये जो संडे सेशन रखा जा रहा है, लोग अगर इसका भरपूर लाभ उठाएं तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस 0 होने लग जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही पर्पस भी है हम लोगों का, बिल्कुल है ना। तो धीरे धीरे जरूर हम लोगों की आवाज दूर तक जाएगी। जैसे एक के बाद एक, जैसे आप कह रहे हैं कि और लोगों को भी हम लोगों को सूचित करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि सब लोग जो आ रहे हैं नेक्स्ट टाइम और भी कम से कम अपने 1-2 फ्रेंड्स को ही इनवाइट करें कि भाई थोड़ा बहुत हेल्थ के ऊपर है, सुन लो कैसा लग रहा है, देखो समझो। तो धीरे धीरे कारवां लंबा होगा, बड़ा होगा। बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत थैंक यू बढ़िया, सो बहुत बढ़िया। मच। धन्यवाद। मैं चाहूंगा सहजानंद सिंह जी भी अनम्यूट करें, आप हैं सामने, आज का एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि सर ने बड़ा मेहनत किया, नीरज सर ने, प्लीज। और सुमित जी आप भी अनम्यूट कीजिए। क्लोज करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, बस बिल्कुल मैं चाहूंगा कि चाहे मतलब देखो अब इनकी क्वालिटी देखो, जैसे होता है ना कि हर आदमी मेहनत करके चाहता है कि लोग थैंक्स बोले, सिंप्लिसिटी देखें कि बोलते नहीं यार हमने अपना काम कर दिया बाकी बस। सर रियली आपका ये जो मतलब अप्रोच है ना वो रियली मैं इसको तो बहुत सैल्यूट करता हूँ। राजेश जी। हाँ सर प्लीज। राजेश जी, प्रीतेश बोल रहा हूँ पुणे से। अरे प्लीज सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ये प्लेटफॉर्म और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और नीरज सर के बारे में क्या बताया, मैंने जिस दिन से इनको सुनना शुरू किया, मैं कभी भी इनका सेशन जो है वो मिस नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से वो सिंप्लिसिटी से बताते हैं और जितना डीप नॉलेज है उनको, तो हैट्स ऑफ टू यू नीरज सर। एंड आपके जो भी आपने एफर्ट्स लिए हैं, आप जो ले रहे हो, बहुत सारे दुआएं और बहुत सारे वेल विशेस आपको आपके साथ है। एंड आई मीन ये जो आप नीडलेसली इतना एफर्ट्स डाल के हमको इतना इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आई एम रियली अप्रिशिएट। एंड आगे आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड बहुत सारी हेल्प हमको लगेगी। थैंक यू। और दूसरी एक कंसर्न था नीरज सर की, बेसिकली अभी हम जिन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो मेडिकल लाइन से हैं या फिर जो डॉक्टर्स भी होंगे। सुनिए, इसका काम ना हम जो 8:30 वाली मीटिंग है ना उसमें करेंगे। डन सर, डन। और ये आपने आप प्रीतेश सर आप ग्रुप पे लॉग हो गए थे ना ज्वाइन? हाँ ज्वाइन हो गया हूँ। अरे सर थैंक यू। एक्चुअली मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, तो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब तो अभी मैं वेलकम करूंगा, क्योंकि मैं वेबिनार को ना जब करता हूँ तो मुझे लगता है ना अपने काम को पूरा ईमानदारी से करना चाहिए। तो मैं थैंक यू आप सबका लूंगा, मतलब काफी समय आप लोगों ने दिया, और लेट्स एंजॉय कि मतलब आप स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। अगले बार हम लोग जयपुर रहेंगे, नेक्स्ट संडे हम लोग फिर मिलेंगे 11 बजे। 11 बजे का सिलसिला चलता रहेगा, तो नेक्स्ट संडे मतलब के बाद अगले संडे फिर कनेक्ट करेंगे। चलो इसी के साथ वेलकम। चले सर जयपुर में मिल सकते हैं? हाँ हम लोग मिलेंगे ना जयपुर में, हम लोग तो आ ही रहे जयपुर में। सर और जो लोग, अच्छा ये जो लोग जयपुर से हैं, हम लोग जयपुर इनफैक्ट 23-24 दोनों दिन है, तो जो लोग जयपुर से हैं वो लोग एक बार रितेश सर से बात कर लीजिएगा, हम लोग हैं, नीरज सर भी आ रहे हैं जयपुर, मतलब बिल्कुल मिलेंगे। बहुत सारा मतलब एक तरह सा, मतलब मैं सही बताऊं क्या जबरदस्त परिवार बनता जा रहा है, रियली ये बहुत बड़ा है।
तो सर थैंक यू, मिलते हैं सर फिर जयपुर में। चलो ओके, ठीक है सर, ओके सर, मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक और यू। जो भी इंफॉर्मेशन होगी सर आपकी जयपुर की, तो प्लीज हाँ। ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा सर। पक्का पक्का सर, पक्का पक्का सर, पक्का पक्का। ठीक है सर, चलो थैंक सर, यू सर, thank थैंक you. यू, थैंक यू।